सेल ऑर्गन पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में, सेल के सेंटर के बारे में। किसके बारे में? सेल के सेंटर के बारे में। तो सेल सेंटर डिस्कस करते हैं। तो हमारी डिस्कस में पहली चीज क्या होगी आपको भी पता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का वन वे क्लास में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। सेल में आज हम बात करने वाले हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स को हिंदी में बोले तो रसधानी। क्या? रसधानी। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स एकमात्र सेल का निर्जीव भाग है। एकमात्र सेल का कौन सा भाग है? निर्जीव भाग है। ठीक है। एनिमल सेल में ये छोटी छोटी पाई जाती हैं, जबकि प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी पाई जाती है। एनिमल सेल में इनका साइज कैसा होता है? एनिमल साइज में ये स्मॉल की होती है, स्मॉल साइज की होती है। लेकिन प्लांट साइज में ये बहुत बड़ी होती है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है, लगभग 90% सेल का हिस्सा घेरती है। कितना? 90% सेल का हिस्सा घेरती है ये। अगर ये सेल है तो इसका वैक्यूल्स कम से कम इतना बड़ा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है एग्जामिनर कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा क्यों होता है? तो प्लांट सेल में वैक्यूल साइज बड़ा होने का पहला रीजन आता है फूड स्टोरेज का। किसका? फूड स्टोरेज का। सिंगल रीजन है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होने का एक सिंपल रीजन है क्या? फूड स्टोरेज। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैक्यूल्स के ऊपर एक परत पाई जाती है, उस परत को क्या बोलते हैं? इस परत को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा द्वारा वैक्यूल्स का क्या काम किया जाता है? तो अमीबा द्वारा वैक्यूल्स का काम एक्सक्रीशन सिस्टम में किया जाता है। किस सिस्टम में? एक्सक्रीशन सिस्टम में। तो मैंने आपको अभी तक 4-5 बातें बताई हैं। कौन कौन सी? पहली बात मैंने आपको बताई है, ये कैसा है? कोशिका की निर्जीव संरचना। कोशिका की निर्जीव संरचना। एनिमल सेल में साइज छोटा, साइज स्मॉल, जबकि प्लांट सेल में बड़ा। रीजन? फूड स्टोरेज का। उसके बाद में मैंने बोला कि वैक्यूल्स के ऊपर लेयर बनी होती है, उसका नाम टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। फिर मैंने पूछा कि अमीबा में वैक्यूल्स का क्या काम होता है? तो एक्सक्रीशन का। क्या काम होता है? एक्सक्रीशन का। ठीक है, ये है वैक्यूल्स। ये क्या है? वैक्यूल्स। अभी तक हमने लगभग सेल ऑर्गन पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में, सेल के सेंटर के बारे में। किसके बारे में? सेल के सेंटर के बारे में। तो सेल सेंटर डिस्कस करते हैं। तो हमारी डिस्कस में पहली चीज़ क्या आती है आपको भी पता है। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ उसकी डिस्कवरी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डिस्कवरी। सेंटर। सेंटर। सेंटर की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। होता क्या है सेंटर में? क्या होता है? स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है। अगर पूछे कि एक सेल का केंद्रक बना होता है तो किससे बना होता है? स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है। अब हम सेल पढ़ते हैं। सेल, ये है सेल। यहाँ पर सेंटर पार्ट, यह है सेंटर। यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लोप्लाज्मा, यानी कि केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर न्यूक्लियस। जब मैं इसको, ये अब अपने किसको खोल रहे हैं? सेंटर को खोल रहे हैं। अब किसको खोले? सेंटर को। ये सेंटर है। सेंटर में ऐसे गुणसूत्र पड़े होते हैं। सेंटर में ऐसे क्या पड़े रहते हैं? गुणसूत्रों का जाल पड़ा रहता है। ऐसे 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 क्या पड़ा रहता है? गुणसूत्रों का जाल पड़ा रहता है। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, गुणसूत्र के आसपास जो फ्लूइड भरा रहता है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब अपने एक क्रोमोसोम को उठाते हैं। ये होता है क्रोमोसोम। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम के सेंटर भाग को क्या बोलते हैं? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम के सेंटर भाग को क्या बोलते हैं? तो क्रोमोसोम के सेंटर भाग को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं?
सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमोटिड। क्रोमोटिड। इस पर गुणसूत्र पे क्या होता है? छोटे छोटे जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे जीन लगे होते हैं। ये छोटे छोटे जीन ही हमारे जेनेटिक्स करैक्टर्स को आगे लेके जाते हैं। जेनेटिक्स करैक्टर कैसे? अगर आपके फादर साहब गंजे हैं, आपके ग्रैंडफादर साहब गंजे हैं, तो ये 110% श्योर हूँ कि आप भी गंजे होंगे। आपके फादर साहब को एड्स है तो 110% श्योर हूँ कि आपको भी एड्स होगा। ये जेनेटिक्स होती है, चीज़ें जो चलती रहती है। अगर अपनी भाषा में बोलें तो होने वाला बच्चा किस पर जाएगा? माता पिता पर। किस वजह से? जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स कहाँ? यानी कि जो हमारे जेनेटिक्स करैक्टर है वो कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम पर छोटे छोटे जीन चिपके होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम पर छोटे छोटे जीन चिपके होते हैं। और इस जीन शब्द का नाम सबसे पहले किसने दिया? क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो जीन शब्द का सबसे पहले निकोलसन ने बोला था। किसने? निकोलसन ने। किसने नाम दिया था? निकोलसन ने। किसने नाम दिया? निकोलसन ने। काफी बार पूछा जाता है कि जीन शब्द किसने दिया? निकोलसन ने। किसने दिया? निकोलसन ने। और काफी बार ये भी पूछा जाता है हाँ, अपने कहा थे कि जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? निकोलसन ने। सॉरी दोस्त, कॉल आ गई थी तो उठानी पड़ गई। हाँ, तो जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? निकोलसन ने। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकी गुणों या वंशागत गुणों का सिद्धांत किसने दिया? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी किसने दी? क्या क्वेश्चन है? जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी किसने दी? तो वो दी थी सटन तथा बावेरी ने। सटन तथा बावेरी ने। क्रोमेटिड नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन ने। अब अपने बात कर रहे थे सेंटर। सेंटर में मैंने क्या बोला? डीएनए होता है। अब अपने डिस्कस करेंगे डीएनए। क्या डिस्कस करेंगे? डीएनए पर। यह समझ में आया? सेंटर की खोज डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेंटर में क्या क्या होता है? स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। जब हम सेंटर को खोल के देखते हैं तो उसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम पे छोटे छोटे डॉटेड एक संरचना पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। जीन हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को आगे लेके जाता है। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? निकोलसन ने। उसके बाद में मैंने पूछा कि क्रोमेटिड की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। उसके बाद में मैंने पूछा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी किसने दी? आपने बोला सटन तथा बावेरी ने। फिर मैंने पूछा जीन वर्ड सबसे पहले किसने दिया? आपने बोला निकोलसन ने। फिर मैंने पूछा जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले किसने दिया? फिर आपने बोला बैटसन ने। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ा सिर्फ सेंटर। सेंटर के बाद अपने पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए। डीएनए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। डीएनए में क्या पाई जाती है? क्षार पाई जाती है। नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 2-4 तरह की नाइट्रोजन बेस पाई जाती है। ए को क्या बोलते हैं? एडेनिन। टी को क्या बोलते हैं? थायमिन। जी को क्या बोलते हैं? साइटोसिन। और जी को क्या बोलते हैं? ग्वानिन। ये क्या पाई जाती है? हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। आपसे पूछे कि डीएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है, तो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि एडेनिन और ग्वानिन की भी एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इसी पर बेस
डबल स्टैंडर्ड थ्योरी सबसे पहले डीएनए की किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। कब? 1953 में। 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने एक थ्योरी दी, डबल स्टैंडर्ड थ्योरी। डीएनए का हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। इस तरह की एक संरचना दी और इसीलिए 1962 में वाटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर पूछता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा डीएनए पाया जाता है सेंटर में, और थोड़ा बहुत डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हरित लवक। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ज़्यादातर भाग तो कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है, लेकिन कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। अब डबल हेलिक्स मॉडल में क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल में ये समझाया कि ये एडेनिन थाइमिन के बीच ऐसे जुड़े होते हैं, ये गुआनिन साइटोसिन के बीच में ऐसे जुड़े होते हैं। इस तरह का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। कब? 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जहाँ हमारे सेंटर में केंद्रिका पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? आरएनए की बनी होती है। तो हमारे सेंटर में थोड़ा बहुत आरएनए भी पाया जाता है। हमारे सेंटर में थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है? आरएनए भी पाया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो उसका आंसर होता है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। क्या होता है? हरगोविंद खुराना। क्या होता है? हरगोविंद खुराना। ठीक है। अब अपने डिस्कस करेंगे आरएनए। क्या डिस्कस करेंगे? आरएनए। आरएनए पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सेंटर में भी पाया जाता है, प्लस साइटोप्लाज्मा में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेंटर प्लस साइटोप्लाज्मा में भी पाया जाता है। किसमें किसमें? सेंटर प्लस साइटोप्लाज्मा में भी पाया जाता है। जबकि डीएनए में क्या था? डीएनए में ऐसा नहीं था। डीएनए में कहाँ पाया जाता था? डीएनए में सिर्फ सेंटर में पाया जाता था, पर कुछ कंडीशन में, क्या कुछ कंडीशन में कहाँ पाया जाता था? वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में भी पाया जाता था। किस में पाया जाता था? हरित लवक में भी पाया जाता था। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं इसमें? तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ जाता है? यहाँ पर यूरेसिल जुड़ जाता है, जबकि ग्वानिन के साथ साइटोसिन रहता है आरएनए में। ठीक है। आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। यूरेसिल आ जाता है। आरएनए 3 तरह का होता है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। 2 लाइन में एक लाइन के हैं, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। ये मैसेज का ट्रांसफर करता है, ये मैसेज ट्रांसफर का कार्य करता है। राइबोसोमल आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। ये क्या करता है? मैसेज का ट्रांसफर करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये एमिनो एसिड के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए? एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये है हमारे डीएनए और आरएनए। ठीक है। इसके बाद में सेल डिवीजन किरचॉफ ने देखा था सबसे पहले, वो अपने कल डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन 3 तरह का होता है, मियोसिस, माइटोसिस। 2 तरह का मेजरली पढ़ाया जाता है। ठीक है। एक एमेटोसिस भी पढ़ाया जाता है, असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। 3 तरह के विभाजन पढ़ाए जाते हैं। ये अपने कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।